हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एनटीपीसी के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे और जो भी प्रीवियस ईयर का रेलवे के क्वेश्चंस थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले का जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट को हमारा चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ा रखा है, आप टॉपिक वाइज जाकर के देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यानी समानांतर चतुर्भुज किस तरह से होता है आप सबसे पहले वो समझ लीजिए। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की दो भुजाएं जो कि बराबर होती है। कहने का मतलब कि ये अगर कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा और ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। चलिए दो विकर्ण हम इस तरह से हैं तो कोई भी एक विकर्ण मान लेते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर और एक हमें दूसरा निकालना है। तो चलिए अगर ये टोटल हम इसको मानते हैं कि हमारा इसको P और अगर इसको हम Q R और S करते हैं तो P अगर यहाँ पे P और R को देखें तो इस विकर्ण को मान लेते हैं कि ये 5 है तो ये 5 है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 विकर्ण दिया गया। हमें फाइंड आउट करना है दूसरा विकर्ण यानी कि Q और S को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QS बराबर बताइए कि क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा थ्योरम होता है और वो थ्योरम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, जब भी यहाँ पे दो भुजाएं दी गई हो और एक विकर्ण दिया हो, दूसरा विकर्ण निकालना हो, तो हम क्या करते हैं कि D1 का स्क्वायर और प्लस में D2 का स्क्वायर। D1 D2 क्या है तो डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकेंड, यानी कि दोनों विकर्णों का वर्गों का योग जो होता है उन दोनों भुजाएं, हम कह सकते हैं कि दोनों भुजाएं, चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक भुजा PQ, ठीक है, भुजा PQ का स्क्वायर और साथ ही साथ यहाँ पे QR लिख दें, QR का स्क्वायर। ठीक है, ये जो होता है इसके दुगना होता है, यानी कि जो विकर्णों के वर्गों का योग हुआ इसके दुगना होता है इनके भुजाओं के वर्गों के योग का। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट एक थ्योरम होता है, आप इस थ्योरम को याद रखिएगा। थ्योरम कह सकते हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए डायगोनल फर्स्ट अगर हम देखें तो कितना दिया गया था, तो PQ हमारा एक विकर्ण था जो कि 5 और 5 10 दिया गया था, टोटल 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। D2 हमें निकालना है, चलिए D2 स्क्वायर हम कर लेते हैं, निकालना है। यहाँ पे 2 रखें, PQ मानते हैं कि इतना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144। उसी तरह से QR 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। कितना हो गया D2 स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 144 और 64 को जोड़ेंगे तो 208, 208 और गुने 2 तो 416 और 416 यहाँ पे 100 घट गया तो कितना हो गया 316 और 316 यहाँ पे D2 स्क्वायर था तो यहाँ पे रूट जाएगा तो ये उधर अंडर रूट चढ़ाएगा, कितना हो गया 316। आप मुझे ये बताइए कि 316 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर कितना हो 324 होता है कि नहीं। यानी यहाँ पे 316 है तो फिक्स है कि 18 से कम होगा और 18 से कम होगा तो ये एग्जैक्ट नहीं है तो पॉइंट में होगा और पॉइंट में हम देख सकते हैं कि 17.8 यहाँ पे एक ही दिख रहा है तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन जो कि C हो जाता है। यानी कि दूसरा विकर्ण कितना निकला 17.8। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे और ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा ये VVI क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त में AB व्यास है। देखिए सबसे पहले आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा और इस फिगर को मैं यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है ना, फिगर कुछ हमारे पास इस तरह से दिया गया, यहाँ पे AB हमारा डायगोनल नहीं, यहाँ पे डायमीटर दिया गया व्यास, क्लियर, और ये हमारा केंद्रक है, जो केंद्र है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से खींचा गया है और ये कुछ इस तरह से खींचा गया। उसके बाद इन दोनों को मिलाते हुए और ये आगे की तरफ बढ़ाया गया, इस तरह से बढ़ाते हुए यहाँ तक कुछ बढ़ाया गया। ठीक है ना, ये E है और ये हमारा D बनता है। अभी देखिए इसमें क्या क्या दिया गया, हमारे पास ये हमारा एंगल 85 दिया गया और ये एंगल 15 डिग्री दिया गया, 15 डिग्री दिया गया, क्लियर। तो हम ये एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी रेखा पर अगर कोई भी एंगल गुजरता है तो ये टोटल हमारा 180 डिग्री होता है। तो 85 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 100 और 180 टोटल होता तो ये हमारा 80 हो गया, ये 80 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये क्या है, ये हमारा ये केंद्र है और केंद्र से कहीं भी अगर खींचा जाता है तो ये हमारा रेडियस बनता है। यानी कह सकते हैं कि OE रेडियस है और OD भी रेडियस है, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो कह सकते हैं कि इनका एंगल भी जो होगा वो दोनों इक्वल होगा, है कि नहीं।
जब दोनों रेडियस ही है और दोनों का एंगल यहाँ पे जब दोनों भुजा बराबर हो जा रहा है तो एंगल भी दोनों इक्वल होगा। जब दोनों एंगल इक्वल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज, देखिए इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये एंगल 80 डिग्री का हो रहा है, तो ये दोनों 2x होगा। तो 2x प्लस 80 बराबर 180 कर सकते हैं। टोटल त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 और ये 80 अकेले हो जाता तो ये दोनों मिला करके 50-50 होगा, यानी ये 50 और ये हमारा 50। ठीक है, 50-50 100 और 180। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पे पूछा क्या जा रहा है कि ODC, ठीक है, हमसे पूछा है कि ECA, यहाँ पे C है ना, यहाँ पे C है, ECA, हमें ये एंगल को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हमारा ये 50 हो जाता है, ये 50 है, तो यहाँ पर फिर से देखिए एक रेखा है और यहाँ पे एक लाइन गुजर रहा है, तो कह सकते हैं कि ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 50 हो जाता तो ये कितना हुआ, ये आप कहेंगे कि 130 डिग्री हुआ कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अगर ये 50 है तो ये हमारा कितना हो गया, 130 डिग्री। और 130 डिग्री और इस त्रिभुज को अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए 130 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 145, और 145 में यहाँ पे कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कड़े 180 और 145 ये हो गया, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा 35 डिग्री का एंगल बनेगा। 35 क्वेश्चंस का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चंस को समझ लिया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक आदमी 3 रुपये में 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 संतरे हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। इस क्वेश्चन को बनाने में आप कितना समय ले सकते हैं? मैं आपको देता हूँ, चलो 10 से 15 सेकंड, इससे ज़्यादा तो नहीं, इससे कम ही लग सकता है। 15 सेकंड मैं आपको देता हूँ और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, बताइए, आपका समय शुरू होता है अब, बताइए। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है, यहाँ पे आप दर उठाइए, यानी कि 3 रुपये में 10 के हिसाब से खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेचता है, यानी 10 और 8 को उठाइए और 10 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 और 8 का एलसीएम आप कहेंगे कि 40 होता है। ठीक है, 40 होता है। अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 3/10 गुने 40 करेंगे तो कितना होगा, उसने खरीदा किस हिसाब से, तो कह सकते हैं कि 3/10 था। ठीक है, यानी कि 3 रुपये में 10 के हिसाब से खरीदा, 40 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4×3 12, और उसने बेचा किस हिसाब से था, तो 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेचा था, 8 बचे 40, तो 40 यानी कह सकते हैं यहाँ पे कितना होगा। देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ये खरीदा था उसने 3 यानी कि 3 रुपये में 10 के हिसाब से, और बेच उसने कितना में रहा था, तो बेचने का उसका दर था 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेच रहा था। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्रॉस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 8 बचे 40, यानी कि 5×3 15, 12 रुपये में खरीदा और 15 रुपये में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे, 12 पे गुना 100, कितना हो गया, 4×3 12 और 25×4 100, यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था, राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते थे। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 2 बसें एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, लेकिन वाई एक्स के जाने के 6 घंटे बाद चलती है, तो शुरुआती स्थान से कितनी दूरी दोनों बसें मिलेंगी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। मानते हैं कि यहाँ से x स्टार्ट करता है चलना और यहीं से y भी स्टार्ट करता है चलना, दोनों को एक ही दिशा की तरफ बढ़ना है। x की स्पीड जो है वो कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की जो स्पीड है वो कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि y जो है x के जाने के 6 घंटे बाद चलता है, यानी x जो है वो 6 घंटे चल चुका, उसके बाद y को स्टार्ट किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 घंटे में इसने कितनी दूरी चल ली होगी, 120 किलोमीटर दूरी इसने चल ली होगी। ठीक है, 6 दूनी 12 यानी 120 किलोमीटर की दूरी वो चल चुका होगा, उसके बाद ये स्टार्ट करता है चलना। तो कहने का मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, तो उस कंडीशन में सापेक्ष चाल क्या करते हैं कि चाल को घटा लेते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे देखें कि कितने देरी में वो कवर कर लेगा, y जो है उसको पीछे की तरफ उसका बढ़ेगा, तो कितने देर में उसको पकड़ लेगा, तो टोटल कितना हुआ समय। अगर हम देखें कि वो कब मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि 120 किलोमीटर की दूरी अब इसको कवर करना पड़ेगा पकड़ने के लिए उसको, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और ये 20 चल रहा था, तो 120 को दोनों का डिफरेंस चाल कितना हो गया, 30,
यानी कि 4 घंटे में वो कवर कर लेगा। ठीक है, 4 घंटे में वो कवर कर लेगा। और क्वेश्चंस में पूछा गया कि शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेंगे। तो दोनों बसें मिलने के लिए स्पीड इसका कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 4 घंटे तक चलेगा। तो 50 चौका 100, 200 किलोमीटर पर वो दोनों बसें एक दूसरे से मिल जाएंगी, उसको पकड़ लेगा। ठीक है, दोनों बसें मिलेंगी। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, 200 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 दिया गया तो उसका वेरिएंस आपको बताना है कि विचरण क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले का जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर 14 था उसमें मैंने आपको बताया था। अगर आपने उसको देखा है तो आपको ये चीज़ पता होगा किस तरह से निकालते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि मानक विचलन जो हम निकालते हैं, मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन बराबर हमारा जो वेरिएंस के फॉर्म में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो क्या होता है, अंडर रूट हम इसको मान लेते हैं, चलो x। ठीक है, चलो यहाँ पे x के जगह पे एक बार मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमारा विचरण होता है। ठीक है, विचरण इस तरह से लिख देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो मानक विचलन यहाँ पे आपके पास दिया गया है 9 और हमें निकालना है विचरण। तो इसको मैं x लिख लेता हूँ, यानी यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता, 81, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर 81, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर क्वेश्चन है। आप इसको याद रखिएगा किस तरह से किया जाता है। ठीक है, मानक विचलन बराबर अंडर रूट विचरण होता है, याद रखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, काफ़ी बारीकी से इसको समझना पड़ेगा तभी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा रखा है, सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, आप पढ़ सकते हैं। एपीजीपी आप सर्च भी कर लीजिएगा तो हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 301 तथा 501 के बीच, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 301 तथा 501 को लेकर के बात की जा रही है कि ऐसी प्राकृत संख्याएं कितनी है जो 7 से विभाज्य है, उनका हमें योग निकालना है। बात को समझिए, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि 301 से लेकर के 501 के बीच वैसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से तो डिविजिबल है, और साथ ही साथ जो भी डिविजिबल नंबर आएंगे उन्हें हमें जोड़ करके बताना होगा कितने होंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले चेक करते हैं कि 301 क्या 7 से कट सकता है कि नहीं कट सकता। तो 7 चौक 28 और 2 यानी 21 बिल्कुल सही है, ये कट सकता है। तो पहला नंबर हमारा हो गया 301। तो 301 हो गया, तो 301 के बाद क्या होगा, 308, क्योंकि 7 का डिफरेंस ऐसी तो होगा। तो 308 हो गया। अब हमें कोई मतलब नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या 501 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड करके देखिए। 7 अगर 7 7 49 बचता है यहाँ पे 1 यानी 11, तो 7 एकम 7, 4 ज़्यादा हो रहा है। तो 4 ज़्यादा होने का मतलब कि 4 इसमें कम होता तो 7 से कट जाता। तो चलो हम 4 कम कर लेते हैं, यानी कह सकते हैं कि 497 जो होगा वो पूरी तरह से कट जाएगा। देखिए 7 7 49 और 1 बिल्कुल सही कट जाता है। तो हमारा नंबर जो मिल गया वो हमारा ये नंबर है कि 301 से स्टार्ट होगा, 308, 300 यहाँ पे 15, उसी तरह से आगे बढ़ते हुए 497। अब हमें इन्हीं नंबर को जोड़कर बताना है कि टोटल हमारा योग जो होगा वो कितना होगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें नंबर कितना हो, क्योंकि आपको पता है कि संख्याओं का SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस एल। ये हमारा शॉर्ट होता है जब हमारे पास फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म पता हो तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, SN = n/2 इंटू a प्लस एल। तो यहाँ पे हमारा l जो होता है लास्ट टर्म होता है। तो चलिए n हमें पता करना पड़ेगा। n कैसे निकालते हैं, तो n निकालने के लिए हमारा Tn वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। Tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे Tn क्या होता है, तो लास्ट टर्म होता है 497 को मैं यहाँ पे रखता हूँ। 497 a रखता है हम 301 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी के जगह पे कितना रखेंगे, d क्या होता है, d होता है डिफरेंसेस, दो पदों के बीच का डिफरेंसेस। 308 और 301 के मध्य डिफरेंसेस कितना है, 7 का डिफरेंसेस। देखिए यहाँ पे इसको इधर करेंगे तो घटेगा, कितना हो जाएगा 6 और 9 और 1, 196, और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर n-1, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए 7 दूनी की 14, 7 अट्ठे 56, यानी n की जो वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई, n की वैल्यू यहाँ पे 29 निकल गई। 29 का मतलब क्या हुआ, इसको अभी आप समझ लीजिए। 29 का मतलब ये हुआ कि 301 से लेकर के 497 की भी जो टोटल नंबर है वो 7 से डिविजिबल वाले नंबर जो है वो टोटल 29 नंबर हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। देखिए चलो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। SN हमें निकालना है तो n के जगह पे 29 रखते हैं, 29 नीचे हमारा 2 हो गया। a प्लस एल, यानी a कितना है 301 और l जो लास्ट टर्म कितना है
497, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखिए 29/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 1 8 9 और यहाँ पे देखिए कितना होगा 4 3 7, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 399 यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे गुना कैसे करना, मैं गुना करने के लिए भी नहीं बोलूँगा, आपको बस थोड़ा सा लॉजिकली समझना है। 399 तो मैं इसको क्या करता हूँ कि 400 कर लेते हैं, ठीक है। 300 है तो इसको मैं 400 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। 29 चौका कितना होता है, आप कहेंगे 29 चौका देखिए 9 चौका 36 हो गया, लास्ट में 00 और 4 दूनी 8 3 11, 11,600 आता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे जब एक नंबर बढ़ाया तो कहने का मतलब कि 29 नंबर बढ़ गया होगा, क्योंकि 29 से तो गुना किया है, यानी 1 से गुना हो गया, 29 में ज़्यादा हुआ, तो यहाँ में हम 29 कम कर लेते ताकि हम आसानी से कर लें। तो 600 में से अगर 29 कम करेंगे तो 11,500 कितना हो जाएगा 71। देखिए राइट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी 11,571। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने समझा होगा यहाँ पे किस तरह से निकाला जाता है। इस क्वेश्चंस में 2-3 चीज़ें आपको निकालने के लिए समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन पूछा सकता है कि टीएन निकालना, एन किस तरह से हम निकालते हैं, और यहाँ पे सम, 2 चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। बात समझ में आई तो वीडियो को देखते रहिए और इस तरह से हम आगे भी और भी आपको कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249.60 रुपया तथा साधारण ब्याज 240 रुपया। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि धन तथा प्रतिशत हमें ज्ञात करना, दर प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसके लिए बहुत छोटा सा तरीका होता है, हम इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे समय 2 वर्ष की बात की जा रही है, ठीक है, 2 वर्ष की। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देखिए क्या करते हैं कि रेट हम कैसे निकालते हैं। रेट निकालने के लिए क्या होता है, जब भी आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया गया हो तो वहाँ पे डायरेक्ट हम रेट निकाल सकते हैं। रेट इक्वल टू क्या करते हैं कि दोनों का अंतर देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा 249.60 में से अगर हम 240 को घटाते हैं तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 9.60 बच जाएगा, ठीक है, 60। नीचे हम क्या करते हैं, नीचे हमेशा साधारण ब्याज रखते हैं। तो साधारण ब्याज यहाँ पे कितना है 240 और गुना में हम 100 करते हैं। ये कितना हुआ, ये 1 साल का दर निकल रहा है। तो हम यहाँ पे 2 वर्षों की बात की जा रही है ना, तो 2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है। मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 वर्ष के लिए की है, इसलिए यहाँ पे 2 से गुना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं 00 से पॉइंट के लिए 00 बैठा देता हूँ। 100 से 100 खत्म, 10 से 10 खत्म, 24 चौका 96 होता है, 4 दूनी की 8, यानी कि रेट निकल गया 8%। क्वेश्चंस में पूछा भी गया था कि धन तथा जो कि दर प्रतिशत बताइए, तो रेट आपका 8% निकल गया। जब रेट निकल गया तो आप एसआई वाला फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। देखिए 240 हमारा एसआई दिया गया था, पी हमें निकालना है, रेट 8% हो गया, टाइम 2 वर्ष दिया गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 8 तरीके 24 हो गया, 15 दूनी की 30 हो गया, यानी कहने का मतलब कितना हो गया, P इक्वल टू 1500। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, ये काफ़ी यूजफुल फार्मूला होता है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अभ्यर्थी एक परीक्षण में 20% अंक प्राप्त करता है तथा 10 अंकों से वो फेल हो जाता है। कैसे करेंगे, देखिए 20% अंक वो प्राप्त करता है, 20% अंक वो प्राप्त करता है, लेकिन 10 अंकों से वो फेल हो जाता है, यानी उसे पास होने के लिए 10 अंक और चाहिए होते हैं, तब वो पास हो जाता, ठीक है। आगे क्या बात कर रहा है, आगे कह रहा है क्वेश्चंस कि दूसरा अभ्यर्थी जो है वो 42% अंक प्राप्त करता है। चलो वो 42% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो न्यूनतम प्राप्तांक से मात्र 1 अंक अधिक लाता है, यानी वो 1 अंक कम लाता तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो सकती थी। बात समझ में आई। 20% अंक लाता है, लेकिन वो 10 अंक जो कि 10 अंकों के लिए फेल हो जाता है, यानी कि उसको 10 अंक और चाहिए होते। जबकि दूसरा जो अभ्यर्थी है वो 42% अंक लाता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो जितने भी प्राप्तांक थे, न्यूनतम प्राप्तांक थे, उससे वो 1 ज़्यादा लाता है, तो हम उसको 1 कम कर दिए। अब जो भी प्रतिशत है उसको एक तरफ कर लीजिए। देखिए परसेंटेज को मैं एक तरफ करूँगा तो इधर कितना हो जाएगा 11 और उधर हो जाएगा 22, ठीक है, 22%। तो इसको हम समझते हैं इस तरह से कि 22% की वैल्यू जो कि 11 है, तो हमें निकालना है कि टोटल जो न्यूनतम मात्रा था, न्यूनतम जो मान अधिकतम अंकों की वैल्यू पूछी जा रही है कि 100% कितना होगा। तो 12% यानी कि देखिए ये कितना है, 2 गुना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 50 की वैल्यू यहाँ पे 100% होती। तो राइट आंसर ऑप्शन हम किसे टिक करते हैं, ऑप्शन बी को टिक कर सकते थे। कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसको एक्स मानकर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका, ठीक है ना। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो
पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चंस था वो उसमें भर भर के क्वेश्चंस ये पूछे गए, अलग अलग तरीके से अलग अलग मानों को चेंज करके बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया। और मैं इसको बताता हूँ कि किस तरह से हम शॉर्ट में बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि एक भिन्न तथा उसके व्यतिकर्म का योगफल जो है वो 5 सही 1/5 यानी कि 26/5 कह सकते हैं। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। देखिए हम मानते हैं कि वो भिन्न जो हमारा था वो ए है, ठीक है, वो भिन्न ए है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि भिन्न तथा उसके व्यतिकर्म का मतलब होता है इसका उल्टा 1/a इक्वल टू जो दोनों का योगफल कह रहा है वो 5 सही 1/5, तो 5 × 5 = 25 एक 26/5, ठीक है। तो हमसे पूछा रहा है कि भिन्न बताइए, यानी हमें ए का वैल्यू बताना है कि ए का मान क्या होगा। जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं वो क्या है, वो ए का वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शंस को उठाते हैं। चलिए अगर हम मानते हैं ऑप्शंस ए की जगह पे हम रखते हैं पहला ऑप्शन उठाते हैं 1/5, तो 1/5 यहाँ पे रखते हैं तो कितना होता है 1/5, और ये पलटेगा तो ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 1/a का मतलब पलटेगा तो 5 हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25 एक 26/5। बताइए ये तो आ ही गया पहले की तरह, यानी लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गया, LHS RHS बराबर। तो कह सकते हैं कि हमारा ए की वैल्यू जो है वो 1/5 ही करेक्ट है। तो ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और कुछ लोग इसको क्या करेंगे, और कुछ लोग इसको करेंगे ये कि इसको फैक्टर तोड़ने की कोशिश करेंगे a², जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इतना कुछ करना ही नहीं है, बस आप ऑप्शंस को उठा करके कर लीजिए। अगर हो सकता था कि पहला ऑप्शन नहीं मैच करता दूसरा करते तो उससे आपका ये टाइम बहुत कम लगता, ठीक है। आप एक बार करके भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी राशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से उधार दिया जाता है। यदि रुपयों में भुगतान 2809 रुपये की 2 किस्तों, ध्यान रखिए 2 बराबर किस्तों वार्षिक किस्तों में हो तो हमें यहाँ पे मूल राशि बताना है, यानी हमें मूलधन ज्ञात करना है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे किस्त वाला, तो उसमें कुछ भी नहीं करना, हमें यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज को पकड़ना होता है। 6% की बात की जा रही है। 6% को हम फ्रैक्शंस को तोड़ेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 3/50, ठीक है, 3/50। तो 3/50 का मतलब क्या हुआ कि 50 पे 3 बढ़ रहा है, तो 50 पे 3 बढ़ने का मतलब कि 53/50, और ये हमारा हो जाता है अमाउंट, और ये होता है हमारा प्रिंसिपल। बात यहाँ क्वेश्चंस में 2 वर्ष की जा रही है, ठीक है, 2 वर्ष की बात की जा रही है, 2 बराबर किस्तों में की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा जब 2 बार की जा रही है तो हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। चलिए अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करें, पहली बार इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 बार करना है तो 2 बार हम करना पड़ेगा। एक बार स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 53 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 53 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर हमें करना होगा इस तरह से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 53 का स्क्वायर कितना होता है, तो 53 का स्क्वायर 2809 और नीचे हमारा हो जाता है जो कि 2500। बात क्वेश्चंस में की जा रही थी 2 बराबर किस्तों में, तो कहने का मतलब एक बार हमें और करना पड़ेगा, यानी हम यहाँ पे 2 से गुना करें और यहाँ पे भी 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा। क्वेश्चंस देखिए वो कितना अमाउंट दे रहा था टोटल, एक बार में 2809, तो 2 से गुना किया तो कितना हो जाएगा ये आपका टोटल अमाउंट। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, 2 किस्तों में कर रहा था तो हम नीचे भी 2 से गुना कर लेते हैं। यानी वो भुगतान कितना कर रहा होगा, पहले किस्त में 2809, तो 2 से गुना करेंगे, 2 किस्त में कर रहा है ना, तो इतना का भुगतान कर रहा होगा। तो उसने अमाउंट भी 2 गुना लिया हुआ इस तरह से, यानी कि 2 गुना इसमें करेंगे तो टोटल उसने 5000 रुपये जो कि लिया हुआ। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन जो कि ए को टिक कर सकते थे। ये काफ़ी शॉर्ट मेथड है, इस तरह से आपको करना है। इसमें कुछ भी नहीं, फार्मूला और मूला कुछ भी यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा टाइम की बचत होगी इस तरह से आप करेंगे तो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे √x - √y = 1 दिया गया। कहते हैं √x - √y = 1 दिया गया है, और हमारे पास एक और कंडीशन दिया गया कि √x + √y = कितना है 17 है, ठीक है, 17 दिया गया। तो हमसे पूछा गया कि √x y की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे। देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या होगा, y खत्म, y जब खत्म हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या वो बचेगा हमारे पास इस तरह से, ठीक है। 2√x = कितना हो जाएगा 18, दोनों को मैंने ऐड किया था तो 18, यानी √x की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। जब √x की वैल्यू 9 होगी तो हम किसी भी इक्वेशन से y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसी इक्वेशंस को पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे एक जगह पे 9 रख दूंगा तो ये आपका इधर कुछ इस तरह से हो जाएगा y, यानी √y की वैल्यू कितनी निकल गई 8। तो हमसे पूछा गया क्या है कि √xy की वैल्यू बताइए। तो √xy की वैल्यू का मतलब कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी कहने का मतलब देखिए √x की वैल्यू कितना है 9 और √y की वैल्यू कितनी है 8, तो 9 8 कितना हुआ 72। क्वेश्चन का राइट आंसर 72 ऑप्शन
डी को टिक करेंगे। और ये क्वेश्चंस भी पूछा गया था, मैं ऐसे अपने से नहीं दे रहा हूँ, हवा हवाई बात नहीं मैं करता हूँ। जो क्वेश्चंस पूछे गए वही क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी आज की इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और बाकी के अगर आपने मॉक टेस्ट को नहीं देखा है, इसी तरह के सारे मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए, तो जा करके आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।